हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम पोस्टल एग्ज़ाम्स के लिए जनरल नॉलेज की क्लासें शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पोस्टल एग्ज़ाम्स में 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के। इसमें आते हैं हिस्ट्री, जो आज शुरू करेंगे हम आज। उसके बाद में पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी के बाद में हम शुरू करेंगे स्टैटिक जीके और फिर पढ़ेंगे करंट अफेयर। करंट के बाद में हम शुरू करेंगे एक क्लास लेंगे हम इथिक्स की। इथिक्स में हम प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आज तक 50-60 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं क्लास, वो इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में इतिहास का पोर्शन है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। क्या लिखा हुआ है आपके सिलेबस में? लिखा हुआ है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम, इसका मतलब है 1857 की क्रांति और उसके साथ में पूरा का पूरा दे रखा है कि 1947 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक का जो आधुनिक इतिहास है। साथ में जो 1947 के बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया गया उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो हम आज शुरू करते हैं दोस्तों, क्लास शुरू करेंगे अपनी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपियन का भारत आगमन। यूरोपियन किस प्रकार से भारत में आए, सबसे पहले कौन से यूरोपीय देश के यात्री है भारत में आए, वो किस उद्देश्य से आए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है 1857 की क्रांति, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 की क्रांति को। उसके बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हुई, कहाँ कहाँ हुई, किस किस रियासतों में, उस समय यहाँ की रियासतों के शासक कौन कौन थे, उसके बारे में बात करेंगे। प्रथम कहाँ पर हुई, किस प्रकार से योजना बनाई गई। और आगे है समाज सुधार का 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो भी समाज सुधारक हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, और भी जितने भी हैं, ब्रह्म समाज है, आत्मीय समाज है, इन प्रमुख संगठनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। उसके बाद में लगातार सम्मेलन होते रहे, 1885 से लेकर 1949-50 तक सम्मेलन होते रहे। उनके बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम बात करेंगे 1885 से लेकर के पहले चरण में बात करेंगे 1905 तक की। 1905 के बंगाल विभाजन तक बात करेंगे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में हम बात करेंगे 1905 से लेकर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक की बात करेंगे। 1919 से 1947 तक के तीसरे चरण में बात करेंगे हम। इस प्रकार से हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे। प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों में गद्दर दल, अभिनव भारत जैसे संगठनों की हम बात करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद में हम जो भी हमारी अंतिम सरकार का गठन किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में हम जो बात करेंगे अभी बताते हैं आपको, आधुनिक भारत का इतिहास। इस प्रकार से हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा आपके पोस्टल एग्जाम्स के लिए। और भी यदि आपको टॉपिक वाइज इनकी क्लास देखनी है तो अपनी स्टडी पॉइंट आरसी के चैनल पर, स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इथिक्स की, सभी की आपको मिल जाएंगी। और ये हमारी जो 6 क्लासें होंगी, ये मैराथन क्लासें होंगी। इनमें लगभग आपका 90 से 95% सिलेबस कवर हो जाएगा। जो आपके 10 क्वेश्चन पोस्टल एग्जाम्स में आते हैं वो यहाँ से हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज है भारत में यूरोपियों का आगमन से लेकर के आधुनिक भारत का पूरा स्वतंत्रता संग्राम आज़ादी तक की हम बात करेंगे। यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का मतलब यूरोपियन देश के जो यात्री थे वो भारत आए, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो भारत में आए वो है पुर्तगाली में जो सबसे पहले आया व्यक्ति था उसका नाम है वास्को डिगामा भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन है और ये भारत पहुंचा था सबसे पहले 17 मई 1498 को। पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है और यहाँ पर
यहाँ का यात्री था वास्को डी गामा, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। प्रश्न आ जाए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। क्या था? पुर्तगाली यात्री था। और ये 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उसके बाद में जो आया वो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये क्वेश्चन आपकी पोस्टल एग्जाम से आया हुआ है कि भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय, जो पुर्तगाली जब भारत में आए उस समय भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुर्तगाली से संबंधित बनते हैं, वो है भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन की बात करें तो पुर्तगाली हो जाएंगे। और भारत से जाने वाले अंतिम सबसे पहले जो यूरोपियन देश के यात्री जो भारत में आए थे वो पुर्तगाली थे। और सबसे अंत में भारत से गए वो भी पुर्तगाली थे 1961 में गोवा से। 1961 में गोवा से जो गोवा से गए वो भी पुर्तगाली थे। और सबसे पहले भारत में आए वो भी पुर्तगाली थे। डचों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी। डचों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी। डच भी यूरोपियन देश से हैं और ये भी भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आए थे। हम बात करें तो सबसे पहले जो आए यूरोपियन देश वो थे पुर्तगाली, पी से पुर्तगाल। उसके बाद में आए डी से डच। फिर आता है ई से इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश। डी से फिर हो जाए डेनिश। एफ से होता है फ्रांस, PDEDF। ये ट्रिक है याद रखने की, PDEDF। सबसे पहले यूरोपियन आए वो हो जाएंगे पुर्तगाली, P। उसके बाद में DEDF, P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश और D से डेनिश और F से फ्रांसीसी। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी PDEDF। सबसे पहले पुर्तगाली, अंतिम फ्रांसीसी। सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे अंत में गए पुर्तगाली। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए और सबसे पहले फ्रांसीसी वो भारत से गए। आगे हम बात करें अगली स्लाइड, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक इंग्लिश कंपनी है। कौन सी कंपनी है? इंग्लिश कंपनी, मतलब ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की हम बात करें। इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी की बात करें या फिर यूँ कहें कि 31 दिसंबर 1599 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1599 या फिर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेज़ों का भारत में प्रथम स्थायी कारखाना है वो सूरत, वर्तमान में सूरत गुजरात में है। 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा अंग्रेज़ों का भारत में प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी सूरत। आगे हम बात करें जो आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो है 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसमें तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। लॉर्ड कैनिंग जो क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय को मुख्य रूप से भारत का अंतिम शक्तिशाली सम्राट अंतिम जो मुगल बादशाह है, अंतिम मुगल बादशाह वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बात है कि भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था, तो आएगा औरंगजेब। मुख्य रूप से जो अंतिम शक्तिशाली था वो था औरंगजेब। और पूछ ले कि अंतिम सम्राट जो मुगल सम्राट था वो कौन है, तो वो आ जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसने 1857 की क्रांति में भारत का नेतृत्व किया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत से अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ने में जिसने नेतृत्व किया वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल सम्राट कहें। सर्वप्रथम क्रांति की योजना अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू ने इंग्लैंड में बनाई। जब क्रांति शुरुआत की गई तो क्रांति को शुरू करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में इस योजना को पूरा विस्तार किया जा सके। इसकी जो योजना थी वो भारत में न बना करके सबसे पहले विदेश में बनाएगी। विदेश का मतलब इंग्लैंड में बनाएगी। और ये योजना किसने बनाई? ये अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू। अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू ने योजना बनाई।
उसके बाद में सैनिक कारण, क्रांति जो स्टार्ट हुई उसका सैनिक कारण क्या रहा? गाय व सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी। कई बार पूछा गया है कि सैनिक कारण क्या रहा था। मुख्य रूप से जो कारण क्रांति का रहा था वो क्या रहा था? वो रहा था गाय और सूअर की चर्बी। भारत में जो 1893 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति का प्रतीक चिन्ह की हम बात करें, क्या है? प्रतीक चिन्ह की बात करें, वो प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था रोटी और कमल। रोटी और कमल, रोटी और कमल, रोटी और कमल। ठीक है। क्रांति का निर्धारित तारीख, क्रांति की निर्धारित तारीख क्या थी? निर्धारित तारीख थी 31 मई। 31 मई क्रांति की निर्धारित तारीख थी, वो थी 31 मई। 31 मई क्रांति की निर्धारित तारीख थी। उसके बाद हम बात करें क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? 1857 का जो क्रांति शुरू हुई उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीर सावरकर ने, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इससे पहले भारत की आज़ादी के लिए किसी प्रकार की कोई अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, लड़ाई नहीं की गई, इसलिए प्रथम एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम स्ट्रगल था। क्रांति की प्रथम घटना माना जाता है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी उस समय पश्चिम बंगाल में थी, और पश्चिम बंगाल में उस समय भारत के कई प्रांत आते थे, जिस प्रकार से बांग्लादेश, असम के इधर बात करें, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सारा का सारा क्षेत्र था वर्तमान बांग्लादेश। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बंगाल के अंदर आता था, और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है ये बैरकपुर छावनी। यहाँ से क्रांति की शुरुआत की गई। मंगल पांडे को फांसी की बात करें तो प्रथम फांसी 29 मार्च को जो प्रथम घटना घटित हुई, उसके बाद में बात करें 8 अप्रैल को 1857 को क्रांति की प्रथम फांसी दी गई, वो मंगल पांडे को दी गई, जो बैरकपुर छावनी से उनका संबंध था। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत है वो मेरठ से हुई, किंतु जो क्रांति के लिए तारीख थी वो निर्धारित की गई थी, वो 31 मई थी। इसका मतलब 21 दिन पहले क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी। मेरठ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, इसका सेनापति था बख्त खां। कौन था? बख्त खां था। और 11 मई को दिल्ली में क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद में बात करें, ये मुख्य रूप से रहेगा कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, मिलान करने वाले किसने यहाँ से बन सकते हैं। झांसी में किसने किया? झांसी में सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई ने। कब किया? 4 जून को किया, और उससे पहले 11 मई को दिल्ली से नेतृत्व किया गया। 5 जून को नेतृत्व किया कानपुर से नाना साहेब और तांत्या टोपे ने। कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब और तांत्या टोपे। कानपुर की बात करें तो कानपुर वर्तमान में, हम कानपुर की बात करें तो कानपुर है वो जो वर्तमान में है, वो कहाँ पर है ये हम बात करें तो कानपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। कानपुर वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 5 जून 1857 को नाना साहेब तांत्या टोपे ने यहाँ से क्रांति की शुरुआत की। अवध और लखनऊ दोनों जगह से 4 जून 1857 को नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अवध का विलय 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस आधार पर कर लिया था कि यहाँ पर कुछ प्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने हिस्से में ले लिया। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में इलाहाबाद से नेतृत्व किया लियाकत अली ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जगदीशपुर से इंपॉर्टेंट रहेगा कुंवर सिंह ने। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया, और खान बहादुर खान, रुहेलखंड से नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने। आगे बात करें महाराष्ट्र से रंगाजी बापू। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? जो लक्ष्मीबाई झांसी से 4 जून को नेतृत्व किया, इनका वास्तविक नाम है मनुकर्णिका, मनु या फिर मणिकर्णिका। इनके पुत्र का नाम है दामोदर राव। क्या नाम है? दामोदर राव। अब कुछ इम्पोर्टेंट बीच में आ जाते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। गवर्नर के पद को हटा करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम कौन था। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। फिर गवर्नर जनरल को वापस वायसराय बना दिया गया। वायसराय में भारत का प्रथम वायसराय कौन था,
भारत का अंतिम वायसराय कौन था। फिर वायसराय को वापस से गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बात आती है कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का। और उसके बाद में भारत का प्रथम जो उसके बाद अंतिम की बात करें जो भारत का बनाया गया था भारत के व्यक्ति को, उसकी बात करेंगे कि कौन कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, बात आए बंगाल का प्रथम गवर्नर तो वो आएगा रॉबर्ट क्लाइव। सीधे गवर्नर की बात आ जाए तो वो बंगाल का होगा, वो भारत का नहीं होगा। याद रखना है कि सीधे गवर्नर की बात आ जाए वो बंगाल का होगा, वो भारत का नहीं होगा। गवर्नर की बात आ जाए तो वो बंगाल का होगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, याद रखना है यहाँ पर बंगाल का गवर्नर नहीं आएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इसको करेक्शन कर लेना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पूछ ले बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाएगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। आगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वो विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो भारत का प्रथम गवर्नर होगा, वो गवर्नर जनरल होगा वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो भारत का प्रथम क्या होगा, वायसराय होगा, वो भारत का प्रथम वायसराय होगा। देखिए एक करेक्शन आपको करनी है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ पे आपको लिखना है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कि गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक, याद रह जाएगा। इसके बाद में आगे जो आपको करेक्शन करनी है वो आ जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आ जाएगा विलियम बेंटिक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आ जाएगा वो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे आपको जनरल लिखना है, पहला तो आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, अंतिम आ जाएगा विलियम बेंटिक। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। तो यहाँ पे जो आपको लिखना है वो लिखना है बंगाल की जगह भारत। क्या करना है, बंगाल की जगह करना है, बंगाल की जगह क्या करना है, बंगाल की जगह करना है भारत। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बंगाल की जगह भारत करना है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे आपको बंगाल की जगह भारत करना है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, यहाँ पे आपको लिखना है भारत। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का 1947 के बाद में जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना वो बना था माउंटबेटन। और भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल, जो भारतीय की बात करें, जो भारतीय मूल रूप से भारतीय था वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पर याद रखना है, बंगाल को काट कर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर भारत लिखना है। तो भारत का प्रथम
गवर्नर जनरल हो जाएगा विलियम बेंटिक, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले हम बात करें तो बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल होगा वो विलियम बेंटिक होगा, तो वो ये भारत का प्रथम हो जाएगा। आपको यहाँ पर बंगाल को काट कर भारत करना है, आपको यहाँ पर बंगाल को काट कर भारत करना है। इस स्लाइड में आपको बंगाल को काट करके भारत करना है, ये करेक्शन आपको करनी है। आगे बात करें अगली स्लाइड की। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात करें तो राजा राम मोहन राय, मुख्य रूप से पोस्टल एग्जाम्स में आज तक जो क्वेश्चन बने हैं वो राजा राम मोहन राय से बने हैं। इसने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उसके बाद में 1829 में सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किया 1829 में। तो बात करें हम राजा राम मोहन राय के बारे में, कुछ उपनाम हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि की बात करें कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, वो दी थी अकबर ने। अकबर सेकंड, न कि अकबर जो हुमायूं का पुत्र था उसने नहीं दी थी। उसके बाद में जो अकबर हुआ उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत, ये सारे के सारे 6-7 नाम उपनाम हैं, ये राजा राम मोहन राय की हैं। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि की बात करें तो अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आगे हम बात करें आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, वेदांत सोसाइटी, जितने भी संस्थान थे उनकी स्थापना की हम बात करेंगे। तो आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना की बात करें 1814-15। यहाँ से आपको डेट याद नहीं रखनी है, 1814-15 आपको याद रखना कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816, वेदांत सोसाइटी की स्थापना याद रखनी है 1816, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। कलकत्ता की हिंदू कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय। वेदांत सोसाइटी और वेदांत कॉलेज दोनों की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। उसके बीच में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। 1829 में स्त्री प्रथा पर रोक किसने लगाई, राजा राम मोहन राय ने लगाई। मीरात उल अखबार, पूछ ले मीरात उल अखबार का संबंध किससे है या फिर मीरात उल अखबार किसने निकाला, तो वो भी आ जाएगा राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन और स्वामी दयानंद सरस्वती। उससे पहले राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा की स्थापना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज के साथ में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना और सती प्रथा पर रोक की बात करें। और मीरातुल अखबार, ये सारे के सारे ब्रह्मा समाज, मीरातुल अखबार, इनका सारा सभी का संबंध है वो राजा राम मोहन राय से। इससे पहले हमने बात की उनकी कुछ उपनाम की, भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भविष्य और अतीत के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत की बात करें तो ये सभी के सभी जो उपनाम हैं वो राजा राम मोहन राय की है। स्वामी विवेकानंद के गुरु, उससे पहले हमने पढ़ा राजा राम मोहन राय के बारे में। अब पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं तो पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद में भाग लेने शिकागो, जो वर्तमान में यूएसए में है, उसमें भी यूएसए में था, 1893 याद रखना है। 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो आ जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदांत कॉलेज की बात करेंगे, वेदांत कॉलेज की बात करेंगे
तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और वेदांत कॉलेज की। दूसरी वेदांत सोसाइटी की बात करें तो उसकी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी भारत से बाहर विदेश में, न्यूयॉर्क में, और राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी भारत में। कहाँ की थी? भारत में। 5 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने वेल्लोर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वेल्लोर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आगे बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें कि एक महत्वपूर्ण बुक आती है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875, बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, 1828 और 1875। 1828 ब्रह्म समाज, 1875 बम्बई में दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873। ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875 और सत्य शोधक समाज 1873। ज्योतिबा फुले 1875 में बात करें तो बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1858 राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग एमटीएस में पूछा गया है पहले। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज इंपॉर्टेंट रहेगा 1867। प्रार्थना समाज। सत्यशोधक समाज इसके ठीक 6 साल बाद में 73 में, 1828 में ब्रह्म समाज, 1875 में आर्य समाज। चारों के चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावात्स्की व कर्नल ओलकॉट। मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें सलीमुल्लाह खां आगा खां इंपॉर्टेंट रहेगा। 1906 बंगाल विभाजन की ठीक 1 साल बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की बात करें 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले। आर्य समाज 1875 बता दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। 1828 में राजा राम मोहन राय। 1873 में और उसके पहले 6 साल पहले भी 1867 में 2 संस्थान और स्थापित हुए। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करें 1865 दादा भाई नौरोजी के संस्थान सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। दादा भाई नौरोजी 1865 लंदन इंडिया सोसाइटी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? धन निष्कासन की ब्रिटिश इंडिया के समय भारत का जो धन था वो भारत से बाहर विदेशों में किस प्रकार जा रहा था, उसका सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। इनकी बुक का नाम है द अनपॉलिटी ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की हम बात करें 1870 गणेश वासुदेव जोशी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना याद रखना है 1870। याद रहे तो रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा गणेश वासुदेव जोशी। क्या रहेगा? गणेश वासुदेव जोशी है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी, उसके बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1868 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। आगे है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ ठाकुर। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी बुक का है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी बुक का नाम है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी जो
पुस्तक है मेरी यादें पुस्तक है, वो लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। मेरी यादें पुस्तक किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले। परोपकारिणी सभा 1883, दयानंद सरस्वती। तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है तूफानी हिंदू। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। परोपकारिणी सभा 1883, दयानंद सरस्वती। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले। मेरी यादें पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1851 में राधाकांत देव ने और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की। कब की? 28 दिसंबर 1885 को। इसलिए कांग्रेस का स्थापना दिवस कब आता है? 28 दिसंबर को आता है। स्थापना कब हुई? 1885 में। इसमें जो वायसराय था वो था डफरिन। आपको कमेंट करके बताना है कि क्रांति किसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जिस दिन इसकी स्थापना हुई उसी दिन इसका अधिवेशन हुआ। इम्पोर्टेंट है कि बम्बई के ग्वालियर टैंक के पास स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर इसका जो अधिवेशन हुआ था पहला 1885 28 दिसंबर को हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 ने भाग लिया। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी और ह्यूम ने स्थापना की। वायसराय था उसमें डफरिन। प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी थे वो। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में 2 से 2। दूसरा अधिवेशन 2 से 2 दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन 2 से 2 दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कितने बार रहे? 3 बार। इम्पोर्टेंट रहेगा, आया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो याद रखना है 3 बार। कितनी बार? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। 3 से 3 3 से तैयब जी। तीसरे अधिवेशन में 2 से 2 2 से दादा भाई नौरोजी। पहले में व्योमेश चंद्र बनर्जी। और चौथे में बात करें 1888 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी बात करें, उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। तो हम पहले में WC बनर्जी ईसाई अध्यक्ष की बात करते हैं। दूसरे में दादा भाई नौरोजी और फिर है बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम। और चौथी हैं एक इंग्लिश बना था वो जॉर्ज यूले। ह्यूम ने कांग्रेस को मिडल्स, ये चीज़ें ये गलत है, आपको काटना है, ये करेक्शन है। ह्यूम ने क्या कहा था? ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और ह्यूम ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व कहा था। क्या कहा था? सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व कहा था, सुरक्षा की दीवार कहा था ह्यूम ने। ठीक है, आगे हम बात करें कांग्रेस के अधिवेशनों की जो मुख्य रूप से आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले हमने बात की 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, प्रथम ईसाई अध्यक्ष। दूसरी बात करें तो दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी 2 से 2 2 से दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास में हुआ था। इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में। ये आपको काटना है, काट कर किस जगह आपको 1888 लिखना है। यहाँ पर 83 है, 83 को काटना है, 83 को काट कर यहाँ पर लिखना है आपको 1888 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था। कांग्रेस सेशन की जो अध्यक्ष रहे थे वो थे उस समय जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो आपको 1883 को कट करना है, कट करके आपको इसकी जगह क्या लिखना है? 1888 लिखना है। क्या लिखना है? 1888 लिखना है। इसकी जगह लिखना है आपको 1888। क्या लिखना है? 1888 लिखना है। और इलाहाबाद में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष।
प्रथम ईसाई की बात कर लें व्योम चंद्र बनर्जी, प्रथम पारसी की बात करें दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम की बात करें मद्रास में सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जॉर्ज जूलिए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात आ जाती है। और कलकत्ता सेशन की बात करें एम रहीमतुल्लाह सैनी 1896। एम रहीमतुल्लाह सैनी इस प्रकार से याद रखेंगे कि सैनी व्यक्ति थे, इसलिए इस सेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, नेशनल सॉन्ग गाया गया। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम में 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत भी हुई। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत है वो ग्रीस या फिर यूनान में कब हुई? 1896 में हुई। 1896 का जो कलकत्ता सेशन था उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रगीत गाया गया, और किसकी अध्यक्षता में? एम रहीमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में। आगे बात करें 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में सेशन संपन्न हुआ। इसमें पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। तो किस कांग्रेस के सेशन में पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया था? वो है 1905। पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में एक सेशन हुआ था 1905 में बनारस में। 1905 में बनारस में सेशन हुआ था 1905 में। ठीक है, आगे बात करें। आगे हम बात करें 1906 कलकत्ता का सेशन रहेगा, दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1907 में कांग्रेस का सेशन रहा सूरत में रहा। सूरत के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। और गर्म दल नरम दल में इस सेशन में दो भागों में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस, गर्म और नरम में। 1911 में कलकत्ता में विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में सेशन हुआ था। 1991 में कलकत्ता में, 1896 में कलकत्ता में। 1911 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, 1911 कलकत्ता। पहले में राष्ट्रगीत गाया गया, दूसरे में राष्ट्रगान गाया गया। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और राष्ट्रगान किसने लिखा ये आपको कमेंट करके बताना है, और किस उपन्यास से लिया गया है इसके बारे में भी आपको बताना है। 1916 की बात करें, लखनऊ सेशन था, अंबिका चरण मजूमदार ने, और वापस में कांग्रेस का विलय कर दिया गया, नरम दल और गर्म दल का विलय कर दिया गया लखनऊ के सेशन में। लखनऊ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में कांग्रेस का विलय कर दिया गया। 1916 में ही एक पैक्ट हुआ था, इसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। इसलिए 1916 के सेशन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। कांग्रेस का विलय हो गया, कांग्रेस के विलय के साथ साथ मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ विलय हो गया, मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ में विलय, प्लस में नरम दल प्लस में गर्म दल का विलय भी हो गया था। आगे बात करें 1917 में कलकत्ता में जो एनी बेसेंट की अध्यक्षता में आयरिश लेडी है, कलकत्ता के अंदर जो अध्यक्षता की थी 1917 में एनी बेसेंट ने, आयरिश लेडी है एनी बेसेंट। और प्रथम महिला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात आ जाए तो वो आएगी एनी बेसेंट। इसलिए कांग्रेस की प्रथम महिला विदेशी अध्यक्ष कौन थी? तो भी एनी बेसेंट आएगी। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर लें तो भी एनी बेसेंट ही आएगी। 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सेशन संपन्न हुआ। और 1920 में नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में 1920 में एकमात्र वर्ष इसमें कांग्रेस के 2 सेशन हुए। इंपॉर्टेंट रहेगा 1920 के अंदर 2 सेशन हुए थे कांग्रेस के, एक कलकत्ता में एक नागपुर में। एक कलकत्ता में एक नागपुर में, एक में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की, एक में सी विजय राघवाचार्य ने अध्यक्षता की। 1923 में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में सेशन संपन्न हुआ। 1923 में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में सेशन है वो संपन्न हुआ था 1923 में। सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन संपन्न हुआ, और बेलगांव में अधिवेशन में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। एकमात्र अधिवेशन जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी, वो है बेलगांव का अधिवेशन। एक ही सेशन में अध्यक्ष रहे, 1924 में बेलगांव में, 1923 में दिल्ली में। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा, उसलिए प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला विदेशी कांग्रेस अध्यक्ष पूछ ले तो भी एनी बेसेंट। और सबसे युवा जो कांग्रेस का अध्यक्ष की बात पूछ लें तो अबुल कलाम आज़ाद आएगा। सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया? 1896 के कांग्रेस सेशन में गाया गया प्रथम बार। राष्ट्रगीत पूछे 1896 में, और राष्ट्रगान पूछ लेगा
11 में। दोनों के दोनों सेशन थे वो कलकत्ता में हुए थे। दोनों के दोनों सेशन कहाँ हुए थे? कलकत्ता में हुए थे। वह वर्ष जिस वर्ष में कांग्रेस के 2 सेशन हुए वो है 1920 का वर्ष, जिसमें पहला सेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा सेशन जो विशेष सत्र था वो नागपुर में सी विजया राघवाचार्य। 1925 कानपुर 1925 कानपुर सेशन सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। इससे पहले हमने बात की थी प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की थी, वो थी एनी बेसेंट, जो प्रथम महिला विदेशी बात करें या फिर प्रथम महिला की बात करें कांग्रेस सेशन की, तो कानपुर की जो बात करें सेशन की 1925 में हुआ था कानपुर में। 1925 में कानपुर में सेशन हुआ। 1925 में कानपुर में सेशन हुआ। कानपुर सेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला की बात करें वो है एनी बेसेंट। 1929 लाहौर सेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य की मांग। इससे पहले हमने पढ़ा स्वदेशी आंदोलन की बात हमने की थी। 1905 की बात हमने की थी। 1905 में ये तक स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कब किया गया? 1905 में किया गया। 1905 में स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है। उसके बाद में अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पूर्ण स्वराज्य की मांग की। पूर्ण स्वराज्य की मांग की बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन 1929 का 1931 में कराची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार गांव में सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। पहली बार गांव में सेशन कहाँ हुआ? फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। पंडित नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और एकमात्र सेशन जो गांव में हुआ था 1924 के सेशन की हम बात करें, इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 1924 के सेशन में बेलगांव में हुआ था। सबसे युवा अध्यक्ष 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1937 में फैजपुर वाला। 1938 से 1939 का दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और लगातार 2 सेशन में अध्यक्ष रही। 1938 में हरिपुरा गुजरात में। 1939 में त्रिपुरी महाराष्ट्र में। हरिपुरा गुजरात और त्रिपुरी महाराष्ट्र में अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा और 1939 में हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी महाराष्ट्र में। 1946 JB कृपलानी। 1946 मेरठ। आगे बात करें स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद थे। 1947 के बाद या फिर 1947 या 47 के बाद में जो अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1948 जयपुर में अधिवेशन हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया। आज़ादी के बाद प्रथम कांग्रेस सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? पट्टाभी सीतारामैया ने की। जयपुर में सेशन हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? जयपुर में सेशन हुआ था। स्थायी बंदोबस्त भूराजस्व नीति 1793। ये चीज़ें अलग फैक्ट हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए 1948 तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करें स्थायी बंदोबस्त। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। MTs हो जाएँ और कोई भी पोस्टल एग्ज़ाम्स हो तो पूछ लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो भूराजस्व व्यवस्था थी उसमें उसकी शुरुआत कब हुई? 1793 में हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, इनके जन्मदाता है थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। सर्वप्रथम मद्रास व बम्बई में लागू। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। मद्रास व बम्बई में लागू। महलवाड़ी व्यवस्था जन्मदाता लॉर्ड हॉल्ट, मैकेंजी, रॉबर्ट मार्टिन्स। महलवाड़ी व्यवस्था महलवाड़ी में जिस प्रकार से है आता है उसी प्रकार से हॉल्ट मैकेंजी में है आता है। तो हॉल्ट मैकेंजी, रॉबर्ट मार्टिन। महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड आ जाएगी रैयतवाड़ी में। मद्रास और मुंबई में लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त भूराजस्व नीति 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
धन बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, उसी का एक नाम और है धन बहिर्गमन का सिद्धांत। इसके निर्माता या फिर किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने की। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। सर्वप्रथम बंगाल मद्रास में लागू, बम्बई और मद्रास में लागू। महलरोड व्यवस्था जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी, रॉबर्ट मार्टिन्स। धन बहिर्गमन धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। आगे बात करें, भारत का प्रथम जहाज जो अंग्रेज जहाज था वो था ड्रैगन। जहांगीर दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। सीधी सीधी डेट याद रखनी है। प्लासी युद्ध 1757 को। बक्सर युद्ध सीधी सीधी तारीख याद रखनी है, 22 अक्टूबर 1764 को। आत्मीय सभा में पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़ते हैं। 1815 कलकत्ता राजा राम मोहन राय। आर्य समाज पढ़ लिया। 1875 बम्बई दयानंद सरस्वती, एक बार फिर हमने पढ़ लिया। आधुनिक भारत में जो शिक्षा की जन्मदाता की बात करें वो है विलियम बेंटिक। कौन रहेगा? विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट रहेगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा का पूरा पेज। एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था वो ड्रैगन था। जहांगीर दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध 23 या फिर 22 अक्टूबर, ज़्यादातर 22 आता है, 22 अक्टूबर 1764 को प्लासी का युद्ध और 23 जून 1757 को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। उससे पहले प्लासी 1757, आत्मीय सभा 1815 कलकत्ता, आर्य समाज 1875 मुंबई। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता विलियम बेंटिक। अब उपाधियों की कुछ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, लगातार क्वेश्चन आते हैं पोस्टल एग्जाम्स में, किसी न किसी सर्कल में पूछ लेता है। आपके 13 सर्कल हैं, 13 सर्कलों में 3 से 4 सर्कलों में हर बार यही क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आते हैं। 1-2 स्लाइड, पूरी की पूरी एक स्लाइड है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। राजा राम मोहन राय किसकी उपाधि है? राजा राम मोहन राय में राजा उपाधि है वो, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई है। महात्मा गांधी, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी गई है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश रत्न कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। अब कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो लगातार सीक्वेंस में हम पढ़ें। तो बात करें 1905 बंगाल विभाजन हमने पढ़ लिया। 1906 स्वदेशी आंदोलन। 1907 कांग्रेस विभाजन, गरम दल नरम दल में 1916 में वापस लखनऊ सेशन के अंदर मिल गए और साथ में मुस्लिम लीग का भी विलय हो गया। 1908 मुस्लिम लीग का गठन, सलीमुल्लाह खां और आसफ अली इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1905 बंगाल विभाजन, 1906 स्वदेशी आंदोलन और 1907 कांग्रेस सेशन। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, 1906 स्वदेशी आंदोलन, 1905 बंगाल विभाजन, 1908 में मुस्लिम लीग का गठन और मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की गई। आगे हम बात करें 1909 मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है और मार्लेमेंटो सुधार में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया 1909 में। 1911 दिल्ली दरबार 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की बात की गई, किंतु 1912 के अंदर है वो राजधानी है वो बनाई गई थी दिल्ली को कलकत्ता से स्थापित करके। तो 1911 में घोषणा, 1912 में राजधानी बनाई गई। 1916 होम रूल लीग आंदोलन 1916। 1917 चंपारण सत्याग्रह 1918। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। खेड़ा सत्याग्रह किसने किया? महात्मा गांधी ने। खेड़ा सत्याग्रह 1918 याद रखना है, 1918। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1917। चंपारण सत्याग्रह 1916।
होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 के अंदर, 1911 में दिल्ली दरबार और 1909 में पार्लियामेंटो सुधार। 1919 रोलेट एक्ट आता है 1919 में, इसको काला कानून कहा जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 खिलाफत आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन, 1922 चोरा चोरी कांड, 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी कांड कब है? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा कांड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को याद रखना है सारी की सारी चीज़ें। 1925 काकोरी डकैती। 1927 साइमन कमीशन भारत आया, श्वेत कमीशन कहा जाता है। 6 से साइमन ने 6 से 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1931 में गांधी इरविन समझौता। सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, लगातार सीक्वेंस में ध्यान रखना। 1925 काकोरी डकैती, 1927 में साइमन कमीशन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1929 में कांग्रेस का सेशन लाहौर का, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बात 1932 में पूना पैक्ट, गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो समझौता उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1931 में, 1932 में पूना पैक्ट, 1932 पूना पैक्ट। 1940 में एक प्रस्ताव आया, अगस्त में, से अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें, 1940 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1927 में साइमन कमीशन इम्पोर्टेंट है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। 1942 की बात करें हम, अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942, 8/8/1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और 1945 में वेवेल योजना, शिमला योजना की हम बात करते हैं। 1945 में वेवेल या फिर शिमला योजना की हम बात करते हैं। आगे हैं 1946 नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह 1946 में, नौसेना विद्रोह 1946 में, नौसेना विद्रोह की बात हम करते हैं 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई। 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया और पाकिस्तान के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 1947 में माउंटबेटन योजना को भी लागू किया गया या फिर माउंटबेटन योजना भी आई। 1947 माउंटबेटन योजना, 1947 माउंटबेटन योजना 1947। ठीक है, आगे बात करें 1946 की अंतिम सरकार का गठन किया गया। ये तो हमने पूरी की पूरी लिस्ट होगी, हमने पढ़ ली। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन की हम बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन खासी विद्रोह है। खासी विद्रोह 1829 में, सीधी सीधी तारीख यहाँ देखनी है, 1829 में खासी विद्रोह है। कोल विद्रोह पूछा गया है एमटीएस में, किसी एक सर्कल के पेपर में पूछा गया है। 1831 में भूमिज विद्रोह है। 1832 सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे, खासी, कोल, भूमिज। 29, 30, 29, 31, 32, 29, 31, 32 खासी, कोल और भूमिज विद्रोह है। 29, 31, 32। आगे हम बात करें खोंड विद्रोह है। खोंड विद्रोह की हम बात करें तो 1846 में संथाल विद्रोह है। 1855 में मुंडा विद्रोह है। 1899 1900 रामोसी विद्रोह है। 1922 में भील विद्रोह है। 1825 में कोराम माल्या विद्रोह है। 1900 ईस्वी में, तो सॉरी, खोंड विद्रोह 1846 में, खोंड विद्रोह है 1846 में, संथाल विद्रोह है 1855 में, मुंडा विद्रोह है 1899 में, रामोसी विद्रोह 1822 में, भील विद्रोह 1825 में, कोराम माल्या विद्रोह 1900 में। ऊपर में सभी में 1900 बोल दिया था, तो आपको ध्यान रखना है 1846, 1855, 1899, 1822, 1825 और 1900 में कोराम माल्या विद्रोह। कोंडाडोरा विद्रोह 1922। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो अभिनव भारत हैं, करजनवाली हत्याकांड है, नासिक षड्यंत्र केस है, दिल्ली षड्यंत्र केस है, गद्दर दल है, कामागाटो प्रकरण है, सिंगापुर विद्रोह। इससे आपके क्वेश्चन एमटीएस पोस्टल एग्जाम्स में आज तक आए नहीं हैं। यदि
आएंगे तो इसकी आपको PDF है वो मिल जाएगी। अभी तक अभिनव भारत वगैरह से क्वेश्चन MTS में पूछे नहीं गए हैं। कर्जनवाली हत्याकांड है, नासिक षड्यंत्र केस हैं, ये चीज़ें जो MTS के सिलेबस में नहीं हैं। क्रांतिकारी गतिविधियाँ सिलेबस में नहीं है, आपको दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करें बंगाल विभाजन से, वापस शुरू करते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन है वो क्या कर दिया था, बंगाल विभाजन कर दिया था 1905 में। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, आगे बात करें। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन है वो हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसलिए बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक खाई खोदने का कार्य किया है, इसलिए इस दिन 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया। टैगोर के आह्वान पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। और 1906 में कलकत्ता का जो कांग्रेस सेशन था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। स्वदेशी आंदोलन 1906। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां ने की। सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में 30 दिसंबर 1906 को भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। गर्मपंथी नरमपंथियों में मतभेद, गर्मपंथी नरमपंथी में मतभेद 1907 में कांग्रेस के सूरत सेशन में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था, नरम और गर्म में। तो बंगाल विभाजन की बात करें, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आगे हम बात करें, कांग्रेस का विभाजन था वो गर्म और नरम दलों में हो गया था। केसरी समाचार पत्र था वो था बाल गंगाधर तिलक का। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? केसरी। कांग्रेस के उदारवादी नेता या फिर गर्मपंथी, इन सभी की उदारवादी या नरमपंथी नेताओं की बात करें, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा भाचा। पूछ लिए नरमपंथी नेताओं के नाम निम्न में से है या नहीं है? तो 4-5 इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखने हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा भाचा। गर्मपंथी में लाल बाल पाल प्लस में अरविंद घोष। लाल बाल पाल, लाल में लाला लाजपत राय, बाल में बाल गंगाधर तिलक, पाल में बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो गर्मपंथी की सीधी सीधी ट्रिक है लाल बाल पाल प्लस में अरविंद घोष। और नरमपंथी की है वो दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, दिनसा भाचा है। और बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र, मराठा जो अंग्रेजी साप्ताहिक है, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक है, केसरी मराठी है। मराठा समाचार पत्र की बात करें तो उसकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है मराठा की। और केसरी की लैंग्वेज है वो मराठी है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 उत्सव प्रारंभ किए, 2 समाचार पत्र मराठा केसरी, 2 उत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। सबसे पहले गणेश उत्सव 1893 में, उसके बाद में 2 साल बाद में 1895 में शिवाजी उत्सव। 1893 गणेश उत्सव, 95 शिवाजी उत्सव। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो 2 उत्सव याद रखने हैं इनके, और 2 ही समाचार पत्र याद रखने हैं। इनका नारा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उपनाम बेताज बादशाह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, बेताज बादशाह कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम गीता रहस्य है। ये चीज़ें हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ी। आगे हम बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने की। 1909 का अधिनियम था वो मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? 1909 में लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। और मार्ले थे वो, जॉन मार्ले वो बाहर सचिव थे। तो 1909 का अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो कहा इसलिए गया कि जो मिंटो थे वो थे गवर्नर जनरल और सचिव थे वो जॉन मार्ले थे। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता हमने बात कर ली अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। उस सेशन में दोनों का विलय हो गया था, नरम प्लस में गर्म प्लस में मुस्लिम लीग का भी विलय कांग्रेस के अंदर हो गया था। होम रूल की बात करें 1916 में बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट, इसमें नरम दल
प्लस में गरम दल, प्लस में मुस्लिम लीग, सभी का विलय हुआ। और इसका उद्देश्य था, जो होम रूल लीग का उद्देश्य था, वो था सब शासन की प्राप्ति, खुद के शासन की प्राप्ति। तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। 28 अप्रैल 1916 को श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। और पूना में तिलक ने पूना में स्थापना की और एनी बेसेंट ने मद्रास में। महात्मा गांधी का अभ्युदय 2 अक्टूबर 1869। अब बात करें महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसने निकाला? महात्मा गांधी ने। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया, वो था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917। 1915-16 में साबरमती आश्रम, 15 में भारत आए, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। उसके बाद में बिहार चंपारण में यह विद्रोह हुआ, ये सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण में नील जो बागान मालिक थे, उनकी 3 कठिया पद्धति का समाधान किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी है वो चंपारण में गए थे। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण में गए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। गांधी जी का योगदान क्या रहा? प्लेग पर बोन्स का विवाद था और गांधी जी ने 35% महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया था। गांधी जी के कहने पर मिल मालिकों ने 35% जो महंगाई भत्ता देना वो स्वीकार किया था। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में 1918। कारण था किसानों की फसल नष्ट होने के बाद में वे कर वसूली की जा रही थी, उसका भी समाधान गांधी जी ने किया। इस आंदोलन में गांधी जी का साथ सरदार पटेल ने दिया। सरदार पटेल ने दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गांधी जी के बारे में, तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी। 1920 में गांधी जी ने असहयोग व खिलाफत आंदोलन चलाया। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। गांधी जी के समाचार पत्र की बात करें, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन समाचार पत्र। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन समाचार पत्र है गांधी जी के 3 समाचार पत्र। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। 1932 हरिजन सेवा संघ। रोलेट एक्ट की बात करें 1919। आगे हम बात करते हैं तो रोलेट एक्ट आता है 1919 का। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट है वो लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और आगे बात करें रोलेट एक्ट के बारे में, इसे काला कानून कहा जाता है, अर्थात न कोई अपील, नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। नो वकील, नो दलील और नो वकील का कानून कहा जाता है। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हमने पढ़ा रोलेट एक्ट, और उसी में हम पढ़ेंगे 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। सेकेंड से पूछे तो पहले रोलेट एक्ट आया, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई और इस समय वैसाखी का दिन था और वैसाखी के दिन पर गोलीबारी की गई, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए, 379, और बताया जाता है कि लगभग 1000 से अधिक लोग इसमें मारे गए।
इस घटना को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद में अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की वो लौटा दी थी अंग्रेज़ों को वापस, और इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इसका नाम था हंटर आयोग गठन किया गया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया 1919 में। 1919 की 3-4 महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 की बात हम करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन 1919 में दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे हम बात करें असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। तारीख याद रखनी है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कब? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो शुरू किया। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन की खर्च की पूर्ति के लिए 31 मार्च 1921 को तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। 1921 ईस्वी को तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी थी। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी और जमनालाल बजाज ने गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922, ये यूपी गोरखपुर में हुआ। इसमें एक थानेदार के साथ में 21 सिपाही भी मारे गए थे। कुल मिलाकर 22 लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक थानेदार प्लस में 21 सिपाही, 22 लोगों की हत्या चोरा चोरी कांड के दौरान हुई थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। इस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में 22 में गांधी जी ने वापस ले लिया। किस कारण से? चोरी चोरा कांड की घटना के बाद में। स्वराज दल या स्वराज पार्टी परिवर्तनवादी नेता की बात करें, CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, हाकिम अजमल खां, ये परिवर्तनवादी नेता के नाम यदि पूछ ले तो ये हैं। स्वराज दल पार्टी की हम बात करें, अपरिवर्तनवादी में सरदार पटेल है, राजेंद्र प्रसाद है, ये नाम आते हैं अपरिवर्तनवादी नेताओं में। श्री राजगोपालाचारी है। स्वराज पार्टी की स्थापना इंपॉर्टेंट रहेगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी मार्च 1923, मोतीलाल नेहरू, CR दास। साइमन कमीशन 1927 हमने पढ़ा। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा। साइमन कमीशन को भारत में काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए, उसका विरोध किया गया। और लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध है वो लाला लाजपत राय ने किया था। नेहरू रिपोर्ट की हम बात करें, 1928 में नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन दर्जे की बात की गई कि भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट की बात करें, अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सचिव जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की दिनांक है वो 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को लागू, और आई कब थी? 1928 में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट रहेगा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 लाहौर सेशन, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन का पूर्ण प्रस्ताव था वो पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का था। इस प्रस्ताव को 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। इसके बाद में 1929 में क्या किया गया? आधी रात को 31 दिसंबर के दिन भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया। पूछिए कि भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 1930 ने मनाया। 1930 में मनाया। किसने? कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। कब? 26 जनवरी 1930। इसलिए 26 नवंबर को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार होने के बावजूद भी हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ में 11 सूत्रीय मांग रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से वायसराय थे उसमें लॉर्ड इरविन, इनके समक्ष है वो 11 सूत्री
मांग किसने रखी? गांधी जी ने रखी। किस आंदोलन में रखी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में रखी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की हम बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पदयात्रा शुरू की और 240 मील की पदयात्रा 24 दिन में पूरी कर गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को समुद्री तट से मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर कानून तोड़ा। तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक की यात्रा 78 समर्थकों के साथ की कौन सी यात्रा? दांडी मार्च। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को इस पदयात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्वा पेरिस यात्रा से की। गांधी इरविन समझौते की बात करें 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता 6 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 आयोजन लंदन में। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 कहाँ हुए? लंदन। गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। 1930 से 1932 लंदन में आयोजन किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन। कुल कितने सम्मेलन हुए? 3 हुए थे और भारत इनमें भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का एकमात्र व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए वो थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम सम्मेलन की हम बात करें तो ये हुआ था 12 नवंबर से 19 जनवरी 12 नवंबर 1930 से 1931। एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखनी, याद रखना है 1930 से 1931। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया। प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया। 1930-31 में हुआ। सेकंड की बात करें, सेकंड हुआ था 1931 में। सितंबर 1931 में सेकंड हुआ और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन के बाद में ब्रिटिश पीएम मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। याद रखना है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में। सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में। प्रथम सम्मेलन 1930-31 में। पूना पैक्ट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भाग लिया। प्रथम में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। कब हुआ? 1932 को हुआ, 26 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीसरा 1932 को, पहला 1930-31, दूसरा 1931 सितंबर, तीसरा नवंबर 1932। पहले में अंबेडकर ने भाग लिया, दूसरे में डॉक्टर अंबेडकर प्लस में कांग्रेस दोनों ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से भाग किसने लिया? महात्मा गांधी ने। तीसरे की बात करें 1932 में और इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कुल मिलाकर बात यह है कि एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था वो था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। 17 नवंबर 1932 को और 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक ये सम्मेलन चला। तीसरा सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला और भारत का वायसराय था लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 इंपॉर्टेंट रहेगा। वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की हम बात करें 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया और कांग्रेस ने लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। किसने? कांग्रेस ने लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। क्रिप्स मिशन 1942 क्रिप्स मिशन कब आए? 1942 में आया। ब्रिटिश पीएम एम चर्चिल ने स्टेबर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। कब भारत आया? 22 मार्च 1942। इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, उसमें जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल ने 1942 में भेजा। कब भेजा? एग्जैक्ट डेट ध्यान में रखनी है, 22 मार्च 1942।
महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था कि आगे की तारीख का चेक है जिसे बैंक नष्ट जिसका बैंक है वो नष्ट होने वाला है। इसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पेश किया गया था 14 जुलाई 1942 को। याद नहीं रखनी ये तारीख, 14 जुलाई 1942 को। हमें याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था और इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पास किया गया। 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव है वो पास किया गया और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 8 अगस्त को प्रस्ताव पास, 8 अगस्त को नारा दिया करो मरो का, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हुआ था। वेवल योजना, शिमला समझौता 1945। शिमला सम्मेलन की हम बात करें 25 जून 1945 को बुलाया गया और इस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवल। नौसेना विद्रोह 1946, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह है। तलवार नामक जहाज से भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 22 जहाज़ों ने हड़ताल कर दी, अतः MS खन्ना के नेतृत्व में हड़ताल समिति का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना याद रखनी है 1946, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ब्रिटिश जो PM एटली ने भारत में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। ब्रिटिश मिशन के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मिशन के सदस्य। देखो कैबिनेट मिशन योजना जो ब्रिटेन से आई थी भारत में, इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे और कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्यों में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तीनों के नाम याद रखने हैं, AB अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? 1946 को पहुंचा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। अंतरिम सरकार का गठन है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था और नेतृत्व किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को पूछा गया है कि अंतिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को किया गया। आगे बात करें सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में मनाया गया। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हो गया। इससे 2 राष्ट्र की बात की गई। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने और पाकिस्तान की PM है वो लियाकत अली बने। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश जो पार्लियामेंट में पेश किया गया और पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों की बात की गई। पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के PM थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत आज़ादी दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उसमें? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए जवाहरलाल नेहरू के। और पाकिस्तान के जो उस समय हम बात करें गवर्नर जनरल बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना को। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कुछ क्रांतिकारी आंदोलन की हम बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो चीज़ें क्रांतिकारी खासी विद्रोह है असम में 1829। खासी जनजाति खासी विद्रोह है असम। खासी जनजाति खासी विद्रोह है असम। कोल विद्रोह है छोटा नागपुर से प्रारंभ। कोल विद्रोह है छोटा नागपुर से इम्पोर्टेंट रहेगा। कोल विद्रोह है छोटा नागपुर। खासी विद्रोह है खासी जनजाति असम। ठीक है। आगे भूमिज विद्रोह है भूमिज जनजाति। खोंड विद्रोह है खोंड जनजाति। इतना ही है। संथाल विद्रोह है आदिवासी विद्रोह था। प्रमुख नेता शिहू व कानू पूछे गए हैं, दोनों के नाम याद रखना। शिहू व कानू संथाल विद्रोह। खोंड विद्रोह खोंड जनजाति। भूमिज विद्रोह भूमि जनजाति। कोल विद्रोह छोटा नागपुर।
खासी विद्रोह है खासी जनजाति। मुंडा विद्रोह है, नेतृत्व बिरसा मुंडा 1899 से 1900। रामोसी विद्रोह है चित्र सिंह, जितने नाम दिए गए याद रखने हैं। रामोसी विद्रोह है चित्र सिंह। भील विद्रोह है शेवरम। कोल्यामारा विद्रोह है, नहीं याद रखना। और कोंडा डोरा विद्रोह है, कोंडा डोरा जनजाति। 1922 में राम राजा के नेतृत्व में कोंडा डोरा विद्रोह है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। इंडियन सोशलिस्ट अखबार किसने निकाला? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निकाला और इन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में की। क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा को। क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभिनव भाट 1904 वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति व शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। पहले गणपति उत्सव फिर शिवाजी उत्सव। अभिनव भारत में बम बनाने की कला पांडुरंग महादेव बापट के पास थी। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904, वीर सावरकर, पांडुरंग महादेव बापट, गणपति शिवाजी उत्सव याद रखना है। करजन वायली हत्याकांड मदनलाल ढींगरा ने की। करजन वायली की हत्या किसने की? मदनलाल ढींगरा ने 1909 में की थी। आगे वीर सावरकर ने 1857 में क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का हमने पढ़ लिया है। पुस्तक है जो वीर सावरकर की भारत का स्वतंत्रता संग्राम। नासिक षड्यंत्र केस जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक में 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण ने कर दी थी। नासिक षड्यंत्र केस कहलाया। याद रखना है 1909 नासिक षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस अंतिम स्लाइड है 1912 में। कब हुआ? 1912 में। याद रखना है दिल्ली षड्यंत्र केस दिल्ली की चांदनी चौक के पास वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया और हार्डिंग बच गया। बम कांड में जो रास बिहारी बोस थे वो नेता थे। गद्दार दल की बात करें, सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। यह संस्था आगे चलकर गद्दार दल कहलाई। तो गद्दार दल पहले क्या था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट था। तो गद्दार दल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर। इसका गठन गद्दार दल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913। 15 जुलाई 1913 को हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर 1 नवंबर 1913 को गद्दार दल कर दिया गया था। 1 नवंबर 1913 को इसका नाम बदलकर गद्दार दल कर दिया गया। और हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1913 को। 15 जुलाई 1913। 15 जुलाई 1913। ये हमारी आधुनिक भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है आपके सिलेबस में है, उसकी आज एक क्लास कंप्लीट हो गई। कल हम बात करेंगे पॉलिटी की। आज की मैराथन हिस्ट्री की रही, कल हम बात करेंगे पॉलिटी की। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।